हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी नोट्स। आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं 10th हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर, जो कि है द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। जैसे कि आपको सबसे पहले ये पोर्ट्रेट दिख रहा होगा, इसे बनाया है फ्रेडरिक सोरियो ने 1848 में। इसके द्वारा वो क्या कहना चाहते थे वो हम पढ़ेंगे अब यहाँ पे। In 1848, Frederick Sorio, a French artist, prepared a series of 4 prints visualizing his dream of a world made up of democratic and social republics, as he called them. तो इस पैराग्राफ के द्वारा हमें क्या बताया गया है कि 1848 में फ्रेडरिक सोरियो ने, जो कि फ्रेंच आर्टिस्ट थे, उन्होंने 4 प्रिंट्स निकाले थे ऐसे, जिसमें उन्होंने अपने ड्रीम को रिप्रेजेंट किया था, जिसमें वो एक ऐसी दुनिया चाहते थे जो कि एकदम फ्रीडम से हो, उसमें कोई भी मोनार्क वगैरह का रूल ना हो। द फर्स्ट प्रिंट ऑफ द सीरीज shows the peoples of Europe and America, men and women of all ages and social classes, marching in a long train and offering homage to the Statue of Liberty as they pass by it. तो ये जो फर्स्ट सीरीज का फर्स्ट हमारे पास प्रिंट है, इसमें ये दिखाया जा रहा है कि यूरोप और अमेरिका के सारी उम्र के जो भी मैन और वुमेन्स है, वो एक लॉन्ग ट्रेन में यानी एक लॉन्ग लाइन में मार्च करते हुए जा रहे हैं स्टैचू ऑफ लिबर्टी को अपना सम्मान देते हुए। एज ए वुड रिकॉल, आर्टिस्ट ऑफ द टाइम ऑफ द फ्रेंच रिवॉल्यूशन पर्सनिफाइड लिबर्टी एज अ फीमेल फिगर। हियर यू कैन रिकॉग्नाइज द टॉर्च ऑफ एनलाइटनमेंट शी बियर्स इन वन हैंड एंड द चार्टर ऑफ द राइट्स ऑफ मैन इन द अदर। तो जैसे कि इसमें कहा जा रहा है कि जैसे कि आप सबको याद होगा, फ्रेंच रिवॉल्यूशन के टाइम लिबर्टी यानी आज़ादी को उस समय के रिवॉल्यूशनरीज ने मानवीकरण करके एक औरत का रूप दिया था, जिससे कि आप पहचान पा रहे होंगे टॉर्च ऑफ एनलाइटनमेंट से, जो कि उन्होंने अपने एक हाथ में ले रखी है, जो कि मशाल है सच्चाई की, एंड द चार्टर ऑफ द राइट्स ऑफ मैन इन द अदर, जो भी मानव के मुख्य राइट्स वगैरह है उनका वो जो भी चार्टर है जिसमें वो सारे राइट्स लिख रखे हैं, वो उन्होंने अपने दूसरे हाथ में ले रखा है। On the earth in the foreground of the image lie the shattered remains of the symbols of absolutist institutions. और जैसे कि आप सब यहाँ पे ज़मीन पे देख पा रहे होंगे, यहाँ पे राजा के मुकुट वगैरह ये सब पड़े हैं। एब्सोल्यूटिस्ट का मतलब होता है मोनार्की को फॉलो करने वाले, तो उनके हार को यहाँ पे दर्शाया गया है इन टूटे हुए तो मुकुट वगैरह से। इन सॉरियोस यूटोपियन विजन, द पीपल्स ऑफ द वर्ल्ड आर ग्रुप्ड एज डिस्टिंक्ट नेशंस आइडेंटिफाइड थ्रू देयर फ्लैग्स एंड नेशनल कॉस्ट्यूम्स। जो भी सॉरियो का यूटोपियन यानी इम्पॉसिबल कह सकते हैं, इम्पॉसिबल जो उसका विजन था, उससे उन्होंने दुनिया के सारे लोगों को जो कि भिन्न भिन्न बताया उनके नेशनल कॉस्ट्यूम से और उनके फ्लैग से। लीडिंग द प्रोसेसन वे पास द स्टैचू ऑफ लिबर्टी आर द यूनाइटेड स्टेट्स एंड स्विट्जरलैंड। और जैसे कि हम इस पोर्ट्रेट में देख सकते हैं, सबसे पहले हमें सबसे आगे दिख रहे हैं स्टैचू ऑफ लिबर्टी के पास वो यूनाइटेड स्टेट्स एंड स्विट्जरलैंड के फ्लैग्स, क्योंकि वो उस समय तक एक सेपरेट नेशंस बन चुके थे। और स्विट्जरलैंड के बाद हम उस पोर्ट्रेट में देख सकते हैं फ्रांस का ट्राई कलर हमें दिख रहा है, जो कि फ्रांस को रिप्रेजेंट कर रहा है। शी इज फॉलोड बाय द पीपल्स ऑफ जर्मनी बियरिंग द ब्लैक, रेड एंड गोल्ड फ्लैग। Interestingly, at the time when Sorio created this image, the German peoples did not yet exist as a united nation. The flag they carry is an expression of liberal hopes in 1840 to unify the numerous German-speaking principalities into a nation-state under a democratic constitution. तो ये लाइंस यही कहना चाह रही है कि जर्मनी का जो ब्लैक, रेड और गोल्डन फ्लैग देख सकते हैं, ये सारे कलर्स उसके फ्लैग में थे, इन सबको याद रखें। उस समय तक जर्मनी एक यूनाइटेड नेशन के रूप में नहीं था, एक सेपरेट नेशन के रूप में वो नहीं था, बस ये एक लिबरल होप थी। आज़ाद जो भी सोचने रखने वाले लोग थे, उनकी यही उम्मीद थी 1848 के टाइम तक। फॉलोइंग द जर्मन प्रिंसिपल्स आर द पीपल ऑफ ऑस्ट्रिया, द किंगडम ऑफ 2 सिसिलीज, लॉम्बार्डी, पोलैंड, इंग्लैंड, आयरलैंड, हंगरी एंड रशिया। यहाँ पे उन सभी नेशंस के नाम ले रखे हैं जो कि उस समय तक एग्जिस्ट नहीं करते थे। फ्रॉम द हेवंस अबव क्रिस्ट, सेंट्स एंड एंजल्स गेज अपॉन द सीन। They have been used by the artists to symbolize fraternity among the nations of the world. और ऊपर से जैसे कि आप देख सकते हैं पोर्ट्रेट में, ऊपर से जो भी क्रिस्ट है, साधु वगैरह जो भी थे, एंजल्स वगैरह, वो सब फूल वगैरह बरसा रहे हैं। तो ये आर्टिस्ट ने इसलिए यूज़ किया भाईचारा दर्शाने के लिए। भाईचारा जो यूरोप में पूरा में था, उसी को दर्शाने के लिए आर्टिस्ट ने इसे यूज़ किया है। तो दोस्तों, मेरे आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आप मैं जो पढ़ा रहा हूँ उसके साथ साथ में नोट्स बना जाएं और अच्छे से पढ़ते जाएं, क्योंकि मैंने भी इसी तरह से अच्छे से पढ़ाई की थी, तो मैं स्टेट बोर्ड में 96% बने थे। और मैं गारंटी लेता हूँ कि अगर आप अच्छे से पढ़ते रहे, जैसे मैं पढ़ाता रहा वैसे वैसे आप नोट्स बनाते गए, तो आपके भी अच्छे परसेंटेज बनेंगे। मैं आगे आपके लिए पूरी 10th की सीरीज़ लेके आऊँगा हर सब्जेक्ट की, और कैसे स्ट्रेटजी रखी थी मैंने अपने लिए, वो सब चीज़ों की मैं आपके वीडियो लेके आऊँगा। बस आप हमें फॉलो करते जाइए, और जो मैं बता रहा हूँ उस सब चीज़ों को फॉलो करते जाइए। आपके अच्छे परसेंटेज की गारंटी मैं लेता हूँ।
तो हम अभी स्टार्ट करने जा रहे हैं फर्स्ट टॉपिक इस चैप्टर का। द फर्स्ट क्लियर एक्सप्रेशन ऑफ नेशनलिज्म केम विद द फ्रेंच रिवॉल्यूशन इन 1789। जो एक क्लियर एक्सप्रेशन था राष्ट्र भावना का, जो एक लोगों ने अपने फ्रेंच को एक राष्ट्र के रूप में देखना शुरू किया था, वो फ्रेंच रिवॉल्यूशन जो हुआ था 1789 का, उससे आप जान सकते हैं। फ्रेंच रिवॉल्यूशन 1789 का ऊपर एक पूरा चैप्टर है 9th क्लास में, अगर आप लोगों ने पढ़ा हो ढंग से तो। France, as you would remember, was a full-fledged territorial state in 1789 under the rule of an absolute monarch. फ्रांस जो था वो एक फुल्ली, हम कह सकते हैं पूरे अच्छे तरीके से संपन्न था, सर्वगुण संपन्न राज्य के रूप में 1789 में एक मोनार्क के नीचे से, मोनार्क यानी जो राजा वगैरह का राज्य होता था उसके अंडर ही सही, बट एक वो पूरे तरीके से संपन्न स्टेट था। The political and constitutional changes that came in the wake of the French Revolution led to the transfer of sovereignty from the monarchy to the body of French citizens. अब जो भी फ्रेंच रिवॉल्यूशंस वगैरह हुए उनके कारण जो भी पॉलिटिकल या कॉन्स्टिट्यूशन यानी उनके कॉन्स्टिट्यूशन में या राजनीति से रिलेटेड जो भी चेंजेस हुए, उनसे जो सॉवरेनिटी थी यानी जो भी राज्य था वो मोनार्की यानी राजा के पास से हटके कुछ लोग, बॉडी ऑफ फ्रेंच सिटीजन्स यानी कुछ लोगों के पास चले गए फ्रेंच के। The revolution proclaimed that it was the people who fought and henceforth constitute the nation and shape its destiny. रिवॉल्यूशन ने ये प्रोक्लेम किया यानी ये चीज़ दर्शाई कि जो भी फ्रेंच नेशन का जो भी डेस्टिनी होगी यानी इसकी जो भी मंजिल होगी, इसका जो भी कॉन्स्टिट्यूशन होगा, वो सब पीपल डिसाइड करेंगे इसके, ना कि कोई भी राजा वगैरह। From the very beginning, the French revolutionaries introduced various measures and practices that could create a sense of collective identity amongst the French people. जो भी फ्रेंच रिवॉल्यूशनरीज थे यानी जो भी इनके विरोध करता थे मोनार्की वगैरह के, उन्होंने शुरुआत से ही ऐसे काफ़ी सारे तरीके अपनाने शुरू कर दिए थे जिससे फ्रांस के लोगों में एक कलेक्टिव आइडेंटिटी यानी एक भाईचारे की, एक राष्ट्र प्रेम की भावना उनमें पैदा हो। द आइडियाज ऑफ ला पैट्री, द फादरलैंड एंड लेस सिटोयन एम्फेसाइज द नोशन ऑफ अ यूनाइटेड कम्युनिटी एंजॉयिंग इक्वल राइट्स अंडर अ कॉन्स्टिट्यूशन। जो उनके आइडियाज़ थे ला पैट्री एंड लेस सिटोयन, इनके आप नाम याद रखें और उनके मीनिंग्स याद रखें, ये बोर्ड एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। तो ये जो चीज़ें थी ला पैट्री यानी फादरलैंड, जैसे हम अपने भारत माता को देखते हैं उसी तरीके से उन्होंने राष्ट्र प्रेम की भावना के लिए ऐसे आइडियाज़ निकाले थे जो कि दर्शाते थे एक यूनाइटेड कम्युनिटी यानी कि एक ग्रुप ऑफ पीपल्स, फ्रेंच के जो भी लोग थे उन्हें आपस में बांध के रखने के लिए, जो कि इक्वल राइट्स इंजॉय कर रहे थे एक कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर। A new French flag, the tricolor, was chosen to replace the former royal standard. उन्होंने एक नया फ्रेंच फ्लैग अपना निकाला, ट्राइकलर, जिसमें 3 कलर थे, रिप्लेस करने के लिए एक फॉर्मर रॉयल स्टैंडर्ड यानी जो भी राजा वगैरह के लिए जो भी फ्लैग यूज़ किया जाता था उसको रिप्लेस करने के लिए उन्होंने एक अपना ट्राइकलर निकाला। द स्टेट जनरल वॉज इलेक्टेड बाय द बॉडी ऑफ एक्टिव सिटीजन्स एंड रीनेम द नेशनल असेंबली। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देने वाली है, एक्टिव सिटीजन्स, सारे जन सिटीजन्स थे बट एक्टिव सिटीजन्स यानी कि जो लोग उस समय भी फ्रेंच में जब रिवॉल्यूशन वगैरह स्टार्ट हुए उन्हें इक्वल राइट्स की परवाह थी, बट मैन वुमेन में नहीं, मैन वुमेन वो इक्वलिटी नहीं रखते थे, इसलिए एक्टिव सिटीजन्स यानी कि यहाँ पे केवल मैन से मतलब है। स्टेट जनरल वॉज इलेक्टेड बाय द बॉडी ऑफ एक्टिव सिटीजन यानी मैंस जो भी थे फ्रेंच कम्युनिटी के, उन्होंने नेशनल असेंबली को वापस से रीनेम किया स्टेट जनरल के रूप में और उसे वापस से मंत्रिमंडल कह सकते हैं एक तरीके से उनका, और उसे इलेक्ट किया। New hymns were composed, oaths taken and martyrs commemorated, all in the name of nation. उन्होंने अपने देश प्रेम की भावना के लिए न्यू हाइम्स यानी नई कविताएं बनाई, कुछ शपथ ली और जो भी उनके मार्टियर्स यानी उनके अनुसार जो भी उनके शहीद हुए उनको याद किया। A centralized administrative system was put in place and it formulated uniform laws for all citizens within its territory. उन्होंने एक फिक्स पूरे फ्रेंच नेशन जो भी था उसके लिए पूरे के लिए एक फिक्स्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम बनाया यानी सबके लिए सेम रूल्स। Internal customs duties and dues were abolished and a uniform system of weights and measures were adopted. जो भी पहले के समय में फ्रेंच नेशन जैसे कि एक नेशन है उसमें हर स्टेट में अलग अलग कस्टम्स ड्यूटीज़, अलग अलग टैक्सेस लगते थे, तो उन लोगों ने ऐसे मेजर्स उठाए कि सारे कस्टम ड्यूटीज़ वगैरह एक कर दी पूरे नेशन के लिए, और जो भी वहाँ पे वेट वगैरह सिस्टम था जैसे केजी यूज़ हो रहा था, एग्जाम्पल के लिए केजी ही यूज़ होगा हर जगह पे। Regional dialects were discouraged and French, as it was spoken and written in Paris, became the common language of the nation. पूरे फ्रेंच नेशन में जैसे अलग अलग भाषाएं थी उनको सबको हटा दिया गया और एक फ्रेंच जो कि पूरे नेशन में बोली जाती और लिखी जाती थी उसे नेशनल लैंग्वेज बना दिया गया। The revolutionaries further declared that it was the mission and the destiny of the French nation to liberate the people of Europe from despotism, in other words to help other peoples of Europe to become nations. Despotism का मतलब होता है तानाशाही। यहाँ पे रिवॉल्यूशनरीज जो
थे फ्रेंच नेशन के उस समय में, उनका यही डिक्लेरेशन था कि हमारा ये मिशन है कि पूरे यूरोप को वो तानाशाही से बचा सके और सबको हेल्प कर सके एक सेपरेट नेशन बनने में. When the news of the events in France reached the different cities of Europe, students and other members of educated middle classes began setting up Jacobin clubs. यहाँ पे जैसे ही फ्रांस में होने वाले रिवॉल्यूशन के बारे में दूसरी सिटीज़ को पता लगा यूरोप के, तो वहाँ के स्टूडेंट्स यानी जो भी विद्यार्थी वगैरह थे और जो भी एजुकेटेड मिडिल क्लास यहाँ पे इसलिए यूज़ हुआ है क्योंकि जो हायर क्लासेस वाले लोग थे वो तो इस मोनार्की के सपोर्ट में थे क्योंकि उनसे उनको एक राइट्स वगैरह इन्जॉय करने के लिए मिल रहे थे, और लोअर क्लासेस वालों को पास इतने पावर नहीं थी कि वो इनका विरोध कर सके. इसलिए एजुकेटेड मिडिल क्लास के जो लोग थे उन्होंने जैकोबिन क्लब्स बनाने स्टार्ट किए. द एक्टिविटीज एंड कैंपेन्स प्रिपेयर्ड द वे फॉर द फ्रेंच आर्मीज विच मूव्ड इनटू हॉलैंड, बेल्जियम, स्विट्जरलैंड एंड मच ऑफ इटली इन द 1790s. तो उनके जो भी एक्टिविटीज़ और कैंपेन्स वगैरह थे, उन्होंने जो भी विरोध करने शुरू किए जैकोबिन क्लब्स के, उसके कारण जो भी फ्रेंच आर्मी थी उनको हेल्प मिली हॉलैंड, बेल्जियम और स्विट्जरलैंड और इटली के काफ़ी पार्ट में 1790s में मूव करने के लिए. वो वहाँ पे जाके अपना जो नेशन बनाने का उनका ड्रीम था उसे वो पूरा करने लगे. With the outbreak of the revolutionary wars, the French armies began to carry the idea of nationalism abroad. उन्होंने जो राष्ट्र प्रेम की भावना थी, जो भी राष्ट्र बनाने की भावना थी, वो धीरे धीरे करके रिवॉल्यूशनरी वॉर के साथ पूरे फ्रेंच आर्मी ने फैला दी थी, पूरे फ्रेंच के बाहर भी. Within the wide swath of territory that came under his control, Napoleon set about introducing many of the reforms that he had already introduced in France. अब फ्रेंच आर्मी का लीडर बन के नेपोलियन ने धीरे धीरे जैसे उसके कंट्रोल में सारे एरियाज आने लगे, नेपोलियन ने जो जो फ्रांस में रिफॉर्म्स किए थे वो हर जगह पे करने लगा. थ्रू अ रिटर्न टू मोनार्की, नेपोलियन हैड नो डाउट डिस्ट्रॉयड डेमोक्रेसी इन फ्रांस. अब नेपोलियन ने राजाओं के पास से रूल लेके वो खुद एक लीडर बन के खुद रूल करने लग गया था पूरे फ्रांस में, तो उसने डेमोक्रेसी जो थी लोकतंत्र उसको पूरा डिस्ट्रॉय कर दिया था. बट इन द एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड ही हैड इनकॉर्पोरेटेड रिवोल्यूशनरी प्रिंसिपल्स इन ऑर्डर टू मेक द होल सिस्टम मोर रैशनल एंड एफिशिएंट. बट जैसे वो प्रशासन की बात आती है तो उसने काफ़ी सारे ऐसे रिफॉर्म्स किए थे जिसके कारण पूरा प्रशासन, पूरा जो उनका सिस्टम था फ्रांस का, वो काफ़ी ज़्यादा रेशनल और एफिशिएंट यानी बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव हो गया था, वो सबके लिए बेनिफिशियल था. द सिविल कोड ऑफ 1804, यूजुअली नोन एज द नेपोलियनिक कोड, डिड अवे विद ऑल द प्रिविलेजेस बेस्ड ऑन बर्थ, एस्टेब्लिश्ड इक्वलिटी बिफोर द लॉ एंड सिक्योर द राइट टू प्रॉपर्टी. अब यहाँ पे आप ये बात याद रखें कि सिविल कोड क्या था, उसे क्या नाम दिया गया था, जैसे कि नेपोलियनिक कोड उसका नाम दिया गया था, और वो कब लॉन्च हुआ था 1804 में. ये चीज़ बोर्ड एग्जाम्स में पूछी जाती है, द सिविल कोड ऑफ 1804. अब जैसे 1804 में उसने सिविल कोड लॉन्च किया तो उसके साथ उसने सबको बेनिफिट्स ये दिए कि जो भी बर्थ यानी उनके जन्म के आधार पर जो भी उन बड़े लोगों को, हायर क्लासेस वालों को जो भी बेनिफिट्स मिल रहे थे वो सब एबोलिश कर दिए उसने, वो सब हटा दिए. इक्वलिटी उसने लॉ के सामने सबकी पेश कर दी, यानी सब लॉ के सामने इक्वल है ये उसने बता दिया. सिक्योर द राइट टू प्रॉपर्टी, और जिसकी प्रॉपर्टी है उसके ऊपर पूरा राइट है, ये चीज़ उसने सिक्योर कर दी. दिस कोड वॉज एक्सपोर्टेड टू द रीजन्स अंडर फ्रेंच कंट्रोल. और जो जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया था कि उसने जो भी फ्रेंच में रिफॉर्म्स किए थे वो उसने बाहर भी अप्लाई किए, वही चीज़ यहाँ पे बताई गई है. In the Dutch Republic, in Switzerland and Italy and Germany, Napoleon simplified administrative divisions, abolished the feudal system and freed peasants from serfdom and manorial dues. अब डच रिपब्लिक, स्विट्जरलैंड, इटली, जर्मनी ये सब फ्रेंच के कंट्रोल में थे. तो यहाँ पे नेपोलियन ने क्या किया कि जो भी प्रशासन के डिविजन्स वगैरह यानी उनको धीरे धीरे करके एक नेशन के रूप में कॉन्स्टिट्यूट करता गया वो. और जो फ्यूडल सिस्टम थे, फ्यूडल सिस्टम यानी एक जो लैंड होल्डर होता था काफ़ी बड़ा, जिसके पास काफ़ी ज़्यादा ज़मीन होती थी, वो लोगों से फ्री में काम करवाया करता था, वो फ्यूडल सिस्टम था. एंड फ्रीड पीजेंट्स फ्रॉम सर्वडम एंड मैनुअल ड्यूज. सर्वडम एंड मैनुअल ड्यूज का मतलब है जो बंधुआ मजदूर वगैरह थे उन सबको हटा दिया गया. इन द टाउन्स टू गिल्ड रिस्ट्रिक्शंस वर रिमूव्ड. गिल्ड रिस्ट्रिक्शंस का मतलब है जो भी पुराने जो बिजनेसमैन वगैरह थे उनका मोनोपोली चलती थी वो टाउन्स में, वो अकेले ही वहाँ पे पूरे बिजनेस का रूल करते थे. अब वो हटने से न्यू बिजनेसमैन भी उससे काफ़ी सपोर्ट मिला. ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम्स वर इम्प्रूव्ड. जो भी ट्रांसपोर्ट के लिए थी और कम्युनिकेशन जो भी आपस में थे जैसे पोस्ट ऑफिस वगैरह, लेटर वगैरह, उनको भी इम्प्रूव किया गया. पीजेंट्स, आर्टिशंस, वर्कर्स एंड न्यू बिजनेसमैन एंजॉयड अ न्यू फाउंड फ्रीडम. यानी जो भी पीजेंट्स, खेती वगैरह करने वाले लोग थे, जो भी आर्टिस्टन्स थे यानी आर्टिस्ट वगैरह, वर्कर्स, मजदूर और बिजनेसमैन यानी जो भी व्यापारी वगैरह थे, उन सब ने एंजॉय किया था. एक नई उनको मिली आज़ादी को, क्योंकि गिल्ड रिस्ट्रिक्शन हटने से बिजनेसमैन को भी काफ़ी फायदा हुआ था. Businessmen and small-scale producers of goods in particular begin to realize that uniform laws, standardized weights and measures, and a common national currency would facilitate the movement and exchange of goods and capital from one region to another. अब जैसे कि जब मोनार्कियल रूल चल रहा था यानी राजाओं का राज चल रहा था, तब
एक फ्रेंच नेशन के अंदर भी जो अलग अलग राज्य थे उनमें सब में अलग अलग करेंसी थी, उनकी अलग अलग वेट्स और मेजर वगैरह थे, जैसे कहीं पे केजी थी, कहीं पे पाउंड थे, इस टाइप से। तो उन सबको नेपोलियन हटा दिया था। इसके कारण बिजनेसमैन जो भी व्यापारी और छोटे लेवल पे गुड्स के प्रोड्यूसर्स थे उनको काफ़ी ज़्यादा फायदा हुआ था। However, in the areas conquered, the reactions of the local populations to French rule were mixed. अब जो एरियाज उसने कॉन्क्योर किए थे वहाँ पर दूसरे लोगों के जो भावनाएं थी वो एकदम मिक्स थी, क्योंकि उनको बेनिफिट्स तो मिल रहे थे पर उसके साथ साथ नेपोलियन के जो मोनार्कियल रूल चल रहा था, उसका सिंगल वो रूल चला रहा था अपना, उससे उनको काफ़ी ज़्यादा नुकसान भी हो रहे थे। Initially, in many places such as Holland and Switzerland, as well in certain cities like Brussels, Mainz, Milan and Warsaw, the French armies were welcomed as harbingers of liberty. अब जो जो जगहों के आप नाम दे रखे जैसे ब्रूसेल्स, मेन्स, मिलन, यहाँ पे फ्रेंच आर्मी को एक लिबर्टी यानी आज़ादी को लाने वालों के रूप में उनका स्वागत किया गया था। बट द इनिशियल एंथुसियाज्म soon turned to hostility as it became clear that the new administrative arrangements did not go hand in hand with political freedoms. अब धीरे धीरे उनकी जो भी खुशी थी, जो भी उन्होंने स्वागत किया था इतने अच्छे से, वो उनकी मजबूरी में बदलता गया। क्योंकि उनको धीरे धीरे मालूम होने लग गया था कि जो भी उसका प्रशासन वगैरह वो तो अच्छा कर रहा है, बट उनकी राजनीतिक फ्रीडम जो थी, राजनीतिक आज़ादी, वो उनकी पूरी छीनी जा रही थी। इंक्रीज टैक्सेशन, सेंसरशिप, फोर्स conscription into the French armies required to conquer the rest of Europe all seem to outweigh the advantages of the administrative changes. अब उनके जो जो नुकसान हुए थे उनके बारे में बताया गया है। वो नुकसान ये थे कि उनको टैक्स इंक्रीज कर दी गई, सेंसरशिप यानी उन्हें फ्रीडम टू स्पीच नहीं था, फोर्स कॉन्स्क्रिप्शन यानी उनकी ज़बरदस्ती भर्ती करवाई जा रही थी फ्रेंच आर्मी में, क्योंकि उन्हें आर्मी चाहिए थी एक बहुत बड़ी यूरोप, बाकी का बचे हुए यूरोप पे राज करने के लिए नेपोलियन को। ये सब उसके ऑल सिम टू आउटवे, ये सब उसके डिसएडवांटेजेस थे नेपोलियन आर्मी के। तो फ्रेंड्स, हमने आज फर्स्ट चैप्टर का फर्स्ट टॉपिक जो हमारा था उसे हमने कंप्लीट कर लिया है। हम आगे भी आपके लिए ऐसे वीडियोस लाते रहेंगे, इसके पूरी सीरीज चलाऊंगा मैं। बस आप मेरे एसएसटी में 98 बने थे स्टेट बोर्ड में 10th में, आपके भी अच्छे परसेंटेज बनेंगे, ये गारंटी मैं लेता हूँ। बस आप अच्छे से हमारे वीडियोज़ को पूरा देखिए, पूरा जैसे मैं कहता हूँ सब चीज़ों को फॉलो कीजिए, सीरीज़ में देखते रहिए हमारे, और दबा के इस वीडियो को लाइक कीजिए ताकि मेरा भी हौसला बना रहे, और अपने पूरे फ्रेंड्स सर्कल में इसको शेयर कीजिए ताकि सबके अच्छे परसेंटेज बने। थैंक यू।